Hello students, I am Dr. Divakar from School of Biology। इस चैप्टर में जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जिसका नाम हमने यहाँ पर लिख रखा है। इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो छोटे छोटे सब टॉपिक्स का क्या क्या नाम है। बर्थ कंट्रोल मेथड्स, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, एक टर्म है नियोनेट। नियोनेट का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी को कहते हैं नियोनेट। तो बर्थ के पहले कुछ टेक्निक्स होते हैं बच्चे के ग्रोथ को, फीटस के ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए किए जाते हैं। उन टेक्निक्स को प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स कहते हैं। फिर एक सब टॉपिक है स्टेरिलिटी एंड एआरटी। एआरटी मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इससे जो स्टेराइल लोग होते हैं, कपल हैं, जैसे मेल है या फीमेल है, मेल के टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता, या फीमेल में एग का फॉर्मेशन नहीं होता, तो ऐसे इंडिविजुअल को स्टेराइल कहते हैं। तो उनके लिए, उनके अपने बच्चे हो सके, उनके लिए कुछ टेक्निक्स डेवलप की गई है। उन्हीं टेक्निक्स को हम एआरटी कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। एक एस्पेक्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का, उन डिजीजेस को कहते हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं। और फाइनली कुछ पॉपुलेशन के बारे में हम कहेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिसका नाम है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है कि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा जब पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। देखिए फर्स्ट स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू, इसको हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स। बर्थ कंट्रोल मेथड्स को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ये जो बनाए गए हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये इनमें से किसी चीज़ पर बेस्ड होता है। जैसे देखो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या तो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, या ओवरी से एग को रिलीज नहीं होने देता, प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, और यदि फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इम्प्लांट नहीं होने देता। तो इन्हीं तीन में से किसी चीज़ को ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स रोकते हैं, या तो फर्टिलाइजेशन को, या ओव्यूलेशन को, या फिर इम्प्लांटेशन। अब है कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, इनके क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डेवलप करने में इन बातों का ख्याल रखा जाता है। यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, इसका बहुत कोई मेजर साइड इफेक्ट ना हो, ये ख्याल रखा जाता है। ये हर जगह अवेलेबल हो, शुड बी अवेलेबल एवरीवेयर। और फाइनली इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर ऑफ अ पर्सन। अब जितने भी तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे मार्केट में, उनको हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं टेम्पररी मेथड्स, और दूसरे को कहते हैं परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड का मतलब होता है कि परमानेंटली स्टेरिलिटी प्रोड्यूस कर दी जाती है, और वो मेथड इरिवर्सिबल होता है। लेकिन पहले हम टेम्पररी मेथड्स की बात करेंगे। टेम्पररी मेथड्स इनको इसलिए कहा जाता है कि कोई कपल है, उनको कुछ समय के लिए बच्चे नहीं चाहिए, तो इनमें से किसी मेथड को यूज़ करके दे कैन सस्पेंड या पोस्टपोन बर्थ ऑफ द चाइल्ड, इसलिए इनको टेम्पररी मेथड्स बोला जाता है। ये मेथड्स कई तरह के होते हैं। एक मेथड है नेचुरल मेथड। दीज आर नेचुरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। नेचुरल मेथड्स में तीन मेजर मेथड्स आते हैं। पहला है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस वर्ड का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स और कॉपुलेशन। तो नाम से लग रहा है आपको कि ये क्वाइटस को इंटरप्ट करते हैं।
It is the oldest method of contraception. Oldest method. इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन. If penis is withdrawn from vagina just before ejaculation, semen will not discharge into vagina. And if semen is not discharged into vagina, it will prevent what? It will prevent fertilization. तो ये जो टेक्निक है, ये फर्टिलाइजेशन को रोक, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म भी चाहिए और एग भी चाहिए. इफ स्पर्म इज नॉट इजैकुलेटेड इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो फर्टिलाइजेशन होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. लेकिन क्या ये मेथड सेफ है? नो, दिस मेथड इज नॉट सेफ, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में सीमन इजैकुलेशन के पहले भी रिलीज हो सकते हैं, डिस्चार्ज हो सकते हैं विजाइनल रीजन, और फर्टिलाइजेशन के लिए तो एक ही स्पर्म चाहिए, तो इट कुड पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन. तो ये मेथड सेफ मेथड नहीं है. लेकिन सबसे एंशियंट टाइम में इसी मेथड को यूज़ किया जाता था, क्योंकि बाकी के मेथड्स के बारे में हमें पता नहीं. तो क्वाइटस इंटरप्टस प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन. एक मेथड है लैक्टेशनल एमिनोरिया. एमिनोरिया का मतलब हमने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वीडियो लेक्चर में बताया था कि एमिनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. और वहाँ हमने डिस्कस किया था कि लैक्टेशन के समय जब नर्सिंग मदर में मिल्क का सिक्रीशन हो रहा होता है, तो उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंडेड रहती है. ऐसा क्यों? ये देखो, ये मेथड है जिसे क्वाइटस इंटरप्टस क्या प्रिवेंट करता था? क्वाइटस इंटरप्टस प्रिवेंट करता था फर्टिलाइजेशन. ये क्या प्रिवेंट करता है? ये प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन. कैसे? ये ओव्यूलेशन को कैसे प्रिवेंट करता है? हम सभी जानते हैं कि लैक्टेशन पीरियड में मिल्क के सिंथेसिस के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? प्रोलैक्टिन. जिसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. तो लैक्टेशन के समय पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता रहता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट करता रहता है. नाउ प्रोलैक्टिन इज इनहिबिटर. माइनस सिंबल का क्या मतलब होता है? इनहिबिटर है ना, नेगेटिव फीडबैक देता है. तो इट इज इनहिबिटर ऑफ GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज अ सोर्स ऑफ रिलीजिंग हार्मोन. यदि हाइपोथैलेमस से GnRH का प्रोडक्शन ना हो, तो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से. गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स किनको कहते हैं? FSH एंड LH. और ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए. ओव्यूलेशन के लिए मेजर हार्मोन LH है और माइनर हार्मोन कौन है? FSH. तो FSH और LH के प्रोडक्शन के लिए GnRH की ज़रूरत है, और GnRH प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा हाइपोथैलेमस से, क्योंकि प्रोलैक्टिन उसको क्या देता है? उसके प्रोडक्शन के लिए नेगेटिव फीडबैक देता है. तो इन द एब्सेंस ऑफ गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन ओव्यूलेशन वुड नॉट अकर. और जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, फीटस डेवलप नहीं होगा, बर्थ नहीं होगा. तो देखो कि ये जो मेथड है ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, और बगैर ओव्यूलेशन के फर्टिलाइजेशन नहीं होता. ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स. तो पहला मेथड था जिसने फर्टिलाइजेशन को रोका. ये मेथड क्या रोकता है? ओव्यूलेशन को रोकता है. तीसरा मेथड है पेरियोडिक एब्स्टिनेंस और रिदम मेथड, या कैलेंडर मेथड भी कहते हैं इसको. कैलेंडर मेथड भी कहते हैं. ठीक है. ये जो मेथड है, इस मेथड को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें समझिए पहले. ये जो आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, एक ट्रायंगल, रेड कलर का ट्रायंगल.
ये रेड कलर का ट्रायंगल, इसको फैमिली प्लानिंग ट्रायंगल कहते हैं। फैमिली प्लानिंग ट्रायंगल कहते हैं। ये फैमिली प्लानिंग का सिंबल, इसे रेड कलर से बनाया गया। रेड कलर से क्यों बनाया गया? रेड कलर से इसलिए बनाया गया है कि रेड कलर डेंजर जोन को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमें वो हमारे लिए खतरे की एक निशानी है, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड स्पेस है ना। वी आर 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ स्पेस, बट वी आर 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे यहाँ ज़्यादा है, स्पेस उस हिसाब से कम है, तो एक डेंजर जोन, इसलिए रेड कलर से बनाया गया इसको। फिर इसको आप देखिए कि ये जो ट्रायंगल है, ये इन्वर्टेड ट्रायंगल है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है, इरेक्ट नहीं है। इसका शेप देख लो आप, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि हमें पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकना है। वी हैव टू डिक्रीज आवर पॉपुलेशन। देखो ये क्या दिखा रहा है, ये डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है कि हमें पॉपुलेशन जो हमारा बढ़ रहा है, उस पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकना है। लेकिन इस पॉपुलेशन को बढ़ने से कैसे रोकना है, ये भी इस ट्रायंगल से हम समझ सकते हैं। ये ट्रायंगल बड़ा ही मीनिंगफुल है। ये जो ट्रायंगल का बेस आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इट इंडिकेट्स द डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसको समझाता हूँ मैं, ध्यान से समझिए आप। ये देखिए आप, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज 1 to 28 डेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज हैं 1 to 28 डेज। इसमें इस थ्योरी के हिसाब से मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 to 17 डेज जो होता है, 10 से लेकर के 17 डेज तक, यदि फर्टिलाइजेशन होना है तो इन्हीं डेज में होंगे। ठीक है, 10 से लेकर के 17 तक, 10 to 17 डेज यदि फर्टिलाइजेशन होना है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इन्हीं डेज में होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 14 डे, हम थ्योरेटिकली मानते हैं कि 14th डे इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ओव्यूलेशन 14th डे को ही हो, थोड़ा पहले भी हो सकता है, थोड़ा बाद भी हो सकता है। सपोज कि 14 डे को ओव्यूलेशन नहीं हो करके 13 को हो गया या 12 को, मान लो कि 12 को ओव्यूलेशन हो गया, और एक दिन पहले या एक दिन बाद तक यदि क्वाइटस की एक्टिविटी हुई है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि जो स्पर्म रिलीज होने के बाद कम से कम 24 आवर्स तक तो वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। ऐसा आप इधर भी सोच सकते हो कि 14 डे के बाद 14 डे को ओव्यूलेशन नहीं हो करके 15 को ओव्यूलेशन हो, ओव्यूलेशन 15 को हो, एंड क्वाइटस इफ अकर्ड आइदर ऑन 14th और ऑन 16th, तो भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। वैसे ओव्यूलेशन की प्रोबेबिलिटी इस साइड और इस साइड, दोनों साइड कम होती जाती है, बट प्रोबेबिलिटी इज देयर, और उस प्रोबेबिलिटी के कारण हम सेफ साइड लेके चलते हैं कि फर्टिलाइजेशन यदि होगा तो 10 से लेकर के 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही होगा। दैट्स व्हाई दिस ड्यूरेशन इज कंसीडर्ड अनसेफ फॉर व्हाट? दिस रीजन इज कंसीडर्ड अनसेफ फॉर copulation. So copulation has to be avoided if a couple wants birth control. बर्थ कंट्रोल चाहता है तो उनको कॉपुलेशन इन ड्यूरेशन में अवॉइड करना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड अनसेफ ड्यूरेशन। बट ये जो शुरू का ड्यूरेशन है, दिस इज सेफ। लास्ट का जो ड्यूरेशन है, इट इज सेफ। Is safe for what? Safe for coitus, safe for sexual intercourse. Why? The reason is कि ओव्यूलेशन जो है वो 10 के पहले तो नहीं हो सकता ना।
यहाँ पर तो एग प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि फॉलिकल को डेवलप होने में कुछ समय तो लगता है ना, एग में कन्वर्ट होने में। तो यहाँ पर तो ओव्यूलेशन नहीं हो सकता, और ओव्यूलेशन के लिए एग चाहिए, तो एग तो यहाँ पर है ही नहीं। और स्पर्म जो इजैकुलेट हुआ फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, उस सर्टेन ड्यूरेशन के बाद उसकी लाइफ क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये जो ड्यूरेशन है 1 से लेकर के 9 तक, ये सेफ ड्यूरेशन माने जाता है फॉर क्वाइटस। फिर लास्ट का जो ड्यूरेशन, ये भी सेफ माना जाता है कि क्योंकि ओवरी से जो एग रिलीज हुआ, उसके रिलीज होने के बाद 24 आवर्स में उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, फर्टिलिटी लाइफ। तो बाद में तो एग जो है फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ऐसा हम समझें इसको कि ओवरी से एग रिलीज होने के बाद उसकी जो लाइफ होती है 24 आवर्स तक रहती है। एंड दिस 24 आवर्स जो होते हैं, दे आर क्रूशियल, वो क्रूशियल है। उसी 24 आवर्स के विदिन यदि स्पर्म इनकाउंटर करता है एग के साथ, तो फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये जो मेथड है, ये जो मेथड है बर्थ कंट्रोल का, ये हमें इट इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या इवेंट्स होते हैं, इनकी नॉलेज ज़रूरी है। तो इस मेथड को यूज़ यदि किया जाए, मान लो कि कोई कपल है, उनको बच्चे नहीं चाहिए, तो इसमें कोई बाहर, इसको मैं नेचुरल मेथड क्यों कहते हैं? नेचुरल मेथड, इन मेथड्स को, जो 3 मेथड हमने अभी तक डिस्कस किए, सभी नेचुरल मेथड, सभी नेचुरल मेथड, ये हमारे कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नॉलेज पर बेस्ड। इसमें हमने कोई बाहर से एजेंट यूज़ नहीं किया, ये हमारे नॉलेज पर बेस्ड। अच्छा, हमें रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के बारे में पूरा पता है, तो हम इस नॉलेज को यूज़ करके बर्थ कंट्रोल को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो इस मेथड में ये मेथड्स, ये ड्यूरेशन सेफ है, ये ड्यूरेशन सेफ है, ये ड्यूरेशन अनसेफ है। यदि कोई कपल इन ड्यूरेशन 10 से लेके 17 डेज के ड्यूरेशन में यदि क्वाइटस को अवॉइड करता है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी। बर्थ कंट्रोल चेक हो जाएगा कि नहीं, और बर्थ कंट्रोल यदि चेक हो गया, तो अब हम देखो कि ये जो बेस था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसको हम मिला सकते हैं इस तरह से, तो बन गया ये सिंबल। दिस इज हाउ सिंबल वाज डेवलप्ड। ये जो फैमिली प्लानिंग ट्रायंगल है, फैमिली प्लानिंग ट्रायंगल इन्वर्टेड ट्रायंगल है, और आप देखेंगे कि जहाँ भी खास करके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर इसको ये लगा होता है बोर्ड के फॉर्म में, जिस पर आप देखेंगे वहाँ पर एक फैमिली प्लानिंग का सिंबल के साथ साथ स्लोगन भी लिखा होता है। स्लोगन भी लिखा होता है। फैमिली प्लानिंग का स्लोगन है, हम दो हमारे दो। अब देखना एनसीईआरटी में भी ये स्लोगन लिखा हुआ है फैमिली प्लानिंग का, हम दो हमारे दो। हम दो का मतलब है कपल हो गए, पेरेंट्स हो गए, और उनके 2 बच्चे, तो उनके इमेज बने होते हैं। तो ये हो गया फैमिली प्लानिंग। तो नेचुरल मेथड में हमने 3 मेथड की। कौन कौन से मेथड? पहला किया हमने क्वाइटस इंटरप्टस, दूसरा किया हमने लैक्टेशनल एमिनोरिया, और तीसरा किया पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसको रिदम मेथड या कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। सेकेंड मेथड है बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स का क्या मतलब है? बैरियर मेथड्स इसको क्यों कहते हैं? बैरियर मेथड्स इनको इसलिए कहते हैं कि इस एजेंट के जरिए, इन एजेंट्स के जरिए वी क्रिएट अ बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड एग। हम इन बैरियर के जरिए स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं देते, उसकी मीटिंग को प्रिवेंट करते। तो क्या होगा, यदि स्पर्म और एग आपस में नहीं मिलेंगे तो क्या
रोकेगा, इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देगा, ठीक है। तो बैरियर मेथड्स आर बेस्ड ऑन प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। बैरियर मेथड दोनों के लिए होते हैं, मेल्स के लिए भी होते हैं और फीमेल्स के लिए भी होते हैं। और ये बैरियर्स दो तरह के होते हैं, टू काइंड्स ऑफ बैरियर। वन इज फिजिकल बैरियर और एक यहाँ पर देखो केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर्स। पहले देखो कि फिजिकल बैरियर फॉर मेल्स, ये जो डायग्राम है फिजिकल बैरियर फॉर मेल, जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो है कॉन्डोम। इट इज मोस्ट वाइडली यूज मेथड बाय मेल्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में मेल जिस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करते हैं उसका नाम है मेल कॉन्डोम। वैसे इन दिनों जो है फीमेल कॉन्डोम का भी कल्चर है, उसको फेमीडॉम बोला जाता है। देखो फीमेल कॉन्डोम इज कॉल्ड एज फेमीडॉम। लेकिन मेल में कॉन्डोम ज़्यादा यूज़फुल होता है और ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव। ये रबड़ के बने होते हैं एंड यूज टू कवर द पेनिस। पेनिस को कवर किया जाता है इससे ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, so that semen is ejaculated in the condom instead of female genital tract. अब यदि सीमेन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इजैकुलेट नहीं हुआ तो वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कैसे करेगा? लेकिन थोड़ा रिस्क होता है इसमें। क्या रिस्क है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, ड्यूरिंग क्वाइटस, क्योंकि रबड़ के बने होते हैं तो इट कुड रप्चर, और यदि रप्चर हो जाए तो सीमेन लीक कर सकता है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट एंड इट कुड पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन। तो पूरी तरह से सेफ मेथड ये नहीं, ठीक है। ये वर्ड देखना आप एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है निरोध, ठीक है। ये एक जो है ब्रांड नेम है कॉन्डोम का, अलग अलग नेम से मिलते हैं ये। तो निरोध जो है इसका नाम आपके बुक में लिखा हुआ है एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन फ्री इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू चेक द पॉपुलेशन, ठीक है। निरोध या किसी भी कॉन्डोम के साथ एक स्पेशल बेनिफिट भी क्या होता है, एक स्पेशल बेनिफिट होता है कि इट इज़ सेफ गार्ड अगेंस्ट एसटीडीज। इट इज़ सेफ गार्ड अगेंस्ट एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को स्प्रेड होने से रोकता है। एड्स उन्हीं में से एक डिजीज है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं। तो नैको जो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो एड्स के लिए काम करती है, वो प्रोपोगेट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि मेल्स को कॉन्डोम का यूज़ करना चाहिए टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एड्स। तो मेल के लिए जो फिजिकल बैरियर है वो है, उनको हम कॉन्डोम कहते हैं, फीमेल में फेमीडॉम कहते हैं। फीमेल में अभी केमिकल बैरियर से आने से पहले फीमेल में देखो कुछ और बैरियर्स होते हैं फीमेल, जिनका इमेज यहाँ पर बना हुआ है। ये भी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए। पहला है डायफ्राम। देखो डायफ्राम इज सॉफ्ट रबर कप दैट कवर्स एंट्रेंस टू यूट्रस, है ना। यूट्रस में स्पर्म को जाने से रोक रहे हैं, ठीक है। प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द एग, क्योंकि एग कहाँ पर प्रेजेंट है? एग कहाँ पर प्रेजेंट है? एग प्रेजेंट है फैलोपियन ट्यूब, और स्पर्म की जो एंट्री है वो यूट्रस के जरिए तो होती, तो उसको ये रोक देता है, इसको डायफ्राम कहते हैं। एक है सर्वाइकल कैप, इट्स मिनिएचर डायफ्राम, छोटे साइज का होता है इसके कंपेरिजन में, सर्विक्स को कवर करने के लिए। सर्विक्स यूट्रस का ही पार्ट है, सर्विक्स को कवर कर दिया गया तो वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा। इसी तरह से वॉल्ट कैप फिट्स इनटू विजाइनल वॉल्ट ओवर द सर्विक्स। सर्विक्स के नीचे वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? विजाइन। तो विजाइनल रीजन को यदि कवर कर दिया जाए तो ये ऊपर सर्विक्स में नहीं जाएगा, यूट्रस के बॉडी में नहीं जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएगा। तो देख लो कि ये दीज आर ऑल फिजिकल बैरियर्स। बट एक
जो फिजिकल बैरियर मेल में और फीमेल में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस इस बात को लेकर के है कि ये जो बैरियर है फीमेल्स के लिए, दीज आर रीयूजेबल, इसको रीयूज किया जा सकता है। लेकिन ये जो बैरियर्स हैं कॉन्डोम, दे आर डिस्पोजेबल ना, इसको ये डिस्पोजेबल होता है ना। देखो, दीज आर डिस्पोजेबल, ये डिस्पोजेबल है तो इनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक दूसरा मेथड है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में क्या आता है? केमिकल बैरियर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पर्मासाइडल एजेंट्स। स्पर्मासाइडल एजेंट का क्या मतलब होता है? स्पर्मासाइडल एजेंट उन एजेंट्स को कहते हैं, स्पर्मासाइडल एजेंट उन एजेंट्स को कहते हैं जो स्पर्म को किल करते हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पर्मासाइडल एजेंट यूज होता है उस केमिकल का नाम है नैनोक्सिनॉल 9। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल है, नैनोक्सिनॉल 9 स्पर्मासाइडल एजेंट, जो कि कई फॉर्म में अवेलेबल है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, क्रीम, जेलीज, है ना, ये फॉर्म। इसको अप्लाई फीमेल करती है, ये फीमेल यूज़ करती है, मेल यूज़ नहीं करते। इट इज़ अप्लाइड इन द रीजन ऑफ सर्विक्स, वेजाइना, बिफोर हैपन और बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले विजाइनल रीजन में या सर्विक्स के रीजन में इनको अप्लाई किया जाता है हाफ एन आवर पहले, ताकि वो प्रॉपरली वहाँ पर डिजॉल्व हो जाए। इनका फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करते हैं? स्पर्मासाइडल एजेंट जैसे हमने बताया, ये स्पर्म इजैकुलेटेड स्पर्म को, स्पर्म इजैकुलेट जो होता है विजाइनल रीजन में, उसको ये किल कर देते हैं। और स्पर्म को किल कर दे तो वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करे। ये फर्टिलाइज ये मेथड किस चीज़ को बेस मान के बनाया गया? टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। लेकिन फिर ऐसा भी है कि स्पर्म बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, 200 to 300 मिलियंस एवरेज स्पर्म काउंट होता है ड्यूरिंग वन इजैकुलेशन। तो क्या पता कुछ स्पर्म मूव करके ऊपर की तरफ चले भी जाए, क्योंकि हो सकता है कि स्पर्मासाइडल एजेंट सबको किल ना करे। तो ये एडवाइस दी जाती है, ये एडवाइस दी जाती है कि ये दो तरह के जो बैरियर्स हैं, केमिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर, इन दोनों बैरियर्स को साथ साथ यूज़ किया जाना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। फिजिकल बैरियर के कारण स्पर्म या सीमेन जो है वो विजाइनल रीजन में इजैकुलेट नहीं हो। लेकिन जैसे हमने कहा कि ये रबड़ के बने होते हैं, इट कुड रप्चर, ये रप्चर हो सकता है। तो रप्चर होने के कारण ये थोड़ा लीक हो सकता है विजाइनल रीजन में। तो अब थोड़ा ही लीक होगा ना, तो उस स्पर्म को स्पर्मासाइडल एजेंट क्या होगा, क्या करेगा? किल कर देगा, इसको किल कर देगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यदि इन दोनों बैरियर्स को साथ साथ यूज़ किया जाए, इन दोनों बैरियर्स को साथ साथ यूज़ किया जाए, तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो नेग्लिजिबल हो सकती है। तो ये मेथड काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो दो मेथड हमने कर ली, एक हमने किया नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये सभी टेम्पररी मेथड्स हम कर रहे हैं। दूसरा हमने किया बैरियर मेथड्स। नो, नेक्स्ट स्लाइड, आईयूडीज। ठीक है, आईयूडीज, आईयूडीज इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसे हमने इन डिवाइसेस को इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इसलिए बोलते हैं कि इन डिवाइस को यूट्रस में फिट किया जाता है थ्रू विजाइनल रूट। ऐसा नहीं कि सर्जरी एब्डोमिनल रीजन से नहीं की जाती, विजाइनल रूट से इसको यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, फिटेड इनटू यूट्रस थ्रू विजाइन। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि मेल जिस कॉन्ट्रासेप्टिव को लार्ज स्केल पर यूज़ करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ कॉन्डोम। उसी तरह से फीमेल में लार्ज स्केल पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मेथड है
all over the world is intrauterine devices. तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं? एक है कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस। देख लो ये कॉपर है, ये जो आप ब्राउन कलर का देख रहे हो ये कॉपर है, ये कॉपर रिलीज करते हैं। इनके एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी वाले एग्जांपल्स है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। इनको यूट्रस में फिट किया जाता है। कॉपर टी देखो, टी लाइक स्ट्रक्चर, टी लाइक स्ट्रक्चर, इस पर कॉपर रैप किया हुआ है। इसको एक्सपर्ट जो है इनको इम्प्लांट करने के लिए यूट्रस में एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, इनके एक्सपर्ट होते हैं। ये कैसे काम करता है, कॉपर टी कैसे काम करता है कि इट डिक्रीजेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये जैसे मान लो कि इसे यूट्रस में फिट किया गया है, ये ओव्यूलेशन के साथ इंटरफेयर नहीं करता, ओवरी से एग रिलीज होता है, और कॉपर टी को इम्प्लांट करने पर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ इंटरफेयर नहीं करता। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ में होती है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ इंटरफेयर नहीं करता। ये करता क्या है, काम कैसे करता है? तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब सीमन रिलीज होते हैं फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, वो वेजाइनल रीजन में इजैकुलेट होते हैं, तो वहाँ से जब स्पर्म पास होता है यूट्रस के रीजन से, तो ये जो कॉपर आयंस वहाँ पर प्रेजेंट है, कॉपर आयन स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल कर देता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल करने के कारण स्पर्म की मोटिलिटी क्या होगी, सीज हो जाएगी, और स्पर्म की मोटिलिटी सीज हो जाएगी तो नाउ स्पर्म इज अनेबल टू रीच द फैलोपियन ट्यूब विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है बाय डिक्रीजिंग मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। लेकिन ये काम एक दूसरा काम भी कर सकता है, इट कैन ऑल्सो इंटरफेयर विद द इम्प्लांटेशन। आपकी एनसीईआरटी बुक में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ये मोटिलिटी को ख़त्म कर देता है। तो मोटिलिटी ख़त्म कैसे करता है ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मोटिलिटी ख़त्म करने का ये कारण, इस तरह से जो मेथड बताया कि स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये होल कर देता है। लेकिन ये जहाँ पर प्रेजेंट है यूट्रस में, तो यूट्राइन एपिथेलियम जो होती है, एंडोमेट्रियम, उसमें भी ये होल कर देता है। तो एंडोमेट्रियम में होल यदि हो गया तो क्या लगता है आपको कि यूट्रस सुटेबल रहेगा इम्प्लांटेशन के लिए? इसलिए लिखा है कि इट ऑल्सो मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो आपके यदि क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड कि कॉपर टी क्या करता है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, तो ये दोनों को इनफैक्ट रोकता है। आप इसको ऑप्शन वाइज पहले तो आप इसको ये देखिए कि एनसीईआरटी के हिसाब से इसका आंसर मोटिलिटी को प्रिवेंट करना है। लेकिन ये सब ऑप्शन ना हो तो आप इसके लिए जा सकते हैं कि ये इम्प्लांटेशन को भी, इट ऑल्सो मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। एक तो ये था कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हम कर रहे हैं, ये था कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस। दूसरा है हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस। हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस, ये आप देखो मिरेना, ये ब्रांड नेम है LNG-20, LNG-20। 20 यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ये जो हार्मोन है 20 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज करता है। LNG का फुल फॉर्म लीवो नॉर्जिस्ट्रॉल, ये हार्मोन है, ठीक है। ये 20 माइक्रोग्राम हार्मोन पर डे रिलीज करता है। ऐसे प्लेस कहाँ पर करता है, यूट्रस में प्लेस करता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस IUDs, ये भी क्या प्रिवेंट करता है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। इम्प्लांटेशन को देखो, इट इज अप्रूव फॉर 5 years ऑफ यूज, 3 से 5 years के लिए किया जाता है इसको। जिन कपल को लॉन्ग टर्म तक बच्चे नहीं चाहिए होते उनको उनके लिए टेक्निक यूजफुल है। इसमें देखो एक और चीज़ लिखा हुआ कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग
ओवरऑल रिड्यूस बाय 90%। ओवरऑल एक्चुअली ये जो हार्मोन है ये एंडोमेट्रियम को ज़्यादा थिक नहीं होने देता, विच इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस है LNG-20 ये क्या करता है, तो ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर, ये ओव्यूलेशन के साथ इंटरफेयर नहीं करता, फर्टिलाइजेशन के साथ नहीं करता, ये इम्प्लांटेशन के साथ इंटरफेयर करता है। क्योंकि इम्प्लांटेशन कहाँ पर होना है, इम्प्लांटेशन होना है यूट्रस के अंदर, और यूट्रस में फीटस कहाँ पर अटैच होता है, एंडोमेट्रियम से। एंडोमेट्रियम को ये थिक नहीं होने देता, और एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी कि नहीं। देखो इट इज़ रिड्यूस बाय 90%। ठीक है, ये भी टी शेप का होता है। देखो ये टी शेप का है कि 20 माइक्रोग्राम हार्मोन, ये वाला जो हार्मोन है पर डे के हिसाब से रिलीज करते हैं, एंड इट कुड बी इफेक्टिव फॉर 3 to 5 years। ये मिरेना ब्रांड नेम है LNG-20 का। ठीक, एक और डिवाइस नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, इसका एग्जाम्पल है लिप्स लो। इस सब के बारे में NCERT में रेफरेंस, पूरा मैकेनिज्म नहीं है जितना हमने आपको इसका मैकेनिज्म बताया, लेकिन नाम ये सारा चीज़ है। इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कोई एग्जाम्पल पूछ देंगे, एग्जाम्पल पूछ देंगे क्या कि LNG-20 किस तरह का डिवाइस है, तो एक तो आपके दिमाग में आएगा कि आईयूडीज है, लेकिन आईयूडीज एक तरह के नहीं होते, 3 तरह के होते हैं। एक कॉपर रिलीज करने वाले, जिनका एग्जाम्पल हमने कॉपर टी किया, मल्टीलोड वाला एग्जाम्पल किया। हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस का एग्जाम्पल हमने LNG-20 किया। ये जो लिप्स लोफ है ये नॉन मेडिकेटेड डिवाइस, ये नॉन मेडिकेटेड डिवाइस, इसके बारे में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो, मेड अप ऑफ प्लास्टिक, पहली बात तो ये कि ये प्लास्टिक्स के बने, शेप्ड लाइक स्क्रू, देख लो स्क्रू की तरह। ये कैसे काम करता है, ये काम करता है कि ये हमारे बॉडी के, जिस फीमेल में इसको इम्प्लांट किया गया है उसकी बॉडी के फैगोसाइटिक सेल को यूट्रस में अट्रैक्ट करता है, यूट्रस में अट्रैक्ट करता है। तो फैगोसाइटिक सेल का कॉन्सेंट्रेशन यूट्रस में काफ़ी बढ़ जाता है। अब वो फैगोसाइटिक सेल करते क्या, यदि स्पर्म सीमेन वहाँ पर इजैकुलेट हुआ है विजाइनल रीजन में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो कहाँ से पास होगा, यूट्रस से। तो यूट्रस से जब वो पास होता है तो फैगोसाइटिक सेल उसको क्या करते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं। ठीक, तो हमने इस वीडियो लेक्चर में बर्थ कंट्रोल के 2 मेथड्स के बारे में किया। एक हमने किया नेचुरल मेथड, और दूसरा हमने किया आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। नेचुरल मेथड में 3 मेथड हमने किया। एक, इसको आप फिर से आप देख ले, नेचुरल मेथड्स में ये सब मेथड था, क्वाइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमिनोरिया, तीसरा क्या था, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें इसको नेचुरल मेथड में आपको रिकॉल कराऊं फिर से कि नेचुरल मेथड्स इसलिए कहते हैं कि इसमें बाहर से कुछ एजेंट यूज़ नहीं किया जाता, बाहर से पर्सन को कुछ भी लेना नहीं होता। ये मेथड, इस मेथड का जो यूज़ है ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नॉलेज पर बेस्ड। ठीक है, फिर है बैरियर मेथड्स। दूसरा बैरियर मेथड्स, बैरियर मेथड्स में स्पर्म और एग के बीच में बैरियर्स क्रिएट की जाती हैं। इन बैरियर्स में 2 तरह के बैरियर्स होते हैं, फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर। और जो तीसरा मेथड हमने किया आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इसके भी फर्दर 3 टाइप्स हैं, सब टाइप्स कह सकते हो। एक कॉपर रिलीज करने वाले, एक हार्मोन रिलीज करने वाले, ये है हार्मोन रिलीज करने वाला LNG-20, और एक है लिप्स लूप जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी को अट्रैक्ट करता है। अभी कुछ और मेथड्स के बारे में करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में।